मौसम का मिजाज कितना फर्क डालता है। जम्मू लेकर चल रहे हैं, जबरदस्त भीड़ वहां पर थोड़ी देर पहले दिखाई दे रही थी। हालांकि चुनाव आयोग को पता है कुछ जगह उन्होंने वोटिंग का टाइम बढ़ा दिया है। सीधे मेरे साथ अंकित मौजूद है जम्मू में। अंकित, जोश ही जोश दिखाई दे रहा है, हम देख रहे हैं आपके पीछे। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं निशांत, और अभी भी साफ तौर पे वक्त जो है वो तकरीबन 8:20 का हुआ है, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रही है। चाहे वो महिलाएं हो, खास तौर पे महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, फर्स्ट टाइम वोटर काफी ज्यादा उत्साहित यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पहली बार यहाँ पे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। कितने ज्यादा उत्साहित है आप खास तौर पे वोट डालने को लेकर? हम तो बहुत ज़्यादा हैं, और ये एक मेला है, एक त्यौहार है, और त्यौहार की तरह मनाते हैं हम लोग। और जिस तरह से मैनेजमेंट है अच्छी तरीके से चल रही है, और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अच्छे तरीके से डेवलपमेंट पर, बेरोजगारी पर जो हमें लगता है उस पर हम वोट कास्ट करें और अच्छे तरीके से करें। सब लोगों से अपील करेंगे कि अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट कास्ट करें। हाँ जी, ये जरूरी है, ये हमारा हक है, वोट देना जरूरी है। युवा क्या सोच रहा है, क्या दिमाग में है जब आप वोट कास्ट करेंगे? रोजगार, डेवलपमेंट या फिर कुछ और? सब कुछ ही है, डेवलपमेंट है, रोजगार है, बाकी नौकरी जो मिलेगी वो सब है। युवाओं के लिए पिछली सरकारों ने कुछ यहाँ पे किया है? सर सब कुछ हुआ है, डेवलपमेंट भी हो रही है। बिल्कुल अंकित, बने रहिए आप हमारे साथ। तो वोटर्स का मिजाज क्या है ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और TV9 भारतवर्ष से बोले केरल की पथानमथिट्टा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल एंटनी केरल में इस बार इतिहास बनाएंगे, ये कहा गया है अनिल एंटनी की तरफ से, जो अब बीजेपी के नेता हैं, उम्मीदवार हैं। पूर्व रक्षा मंत्री और सोनिया गांधी के करीबी AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो केरल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, वोट डाल चुके हैं। सर क्या कहेंगे, क्योंकि आपके पिताजी कह चुके हैं कि वो आपके खिलाफ लोगों से अपील करेंगे कि वोट करें? सर चुनाव प्रचार का टाइम ख़त्म हो गया, कल कैंपेनिंग अभियान सब ख़त्म हो गया और आज पोलिंग डेट है। हमको बहुत विश्वास है कि इस बार हम ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करने का चुनाव नहीं है, ये एक राष्ट्रीय चुनाव है। और इस चुनाव में हम अगले 5 साल में भारत का सरकार कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका फैसला हम इस चुनाव में ले रहे हैं। और हमको बहुत विश्वास है कि इस चुनाव में हमको हमारा गठबंधन को नेशनल स्टेज में 400 से ज़्यादा सीट्स मिलेंगे, हमारे पार्टी को 370 से आगे सीट्स मिलेंगे। और केरला में भी हम इस बार इतिहास बनाएंगे, क्योंकि अभी तक केरला में हमको एक सीट्स भी नहीं मिले हैं आज तक, लेकिन पहले बार हमको डबल डिजिट वोट शेयर था, फर्स्ट टाइम एवर। इस टाइम हमको डबल डिजिट वोट शेयर में सीट्स में हम कंटेस्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली कंटेस्ट कर रहे हैं। और हमको बहुत विश्वास है कि इस डबल डिजिट सीट्स में हम मेजॉरिटी सीट्स हम जीतेंगे। सर आखिरी सवाल, एक बात और है कि आपके पिताजी जो कि लगातार कांग्रेस पार्टी में रहे, सोनिया गांधी के बहुत करीबी रहे, उनसे आपकी बातचीत होती है? क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेस के साथ ही रहूंगा और मैं तो अपने बेटे के खिलाफ भी कहूंगा कि वोट दीजिए। इस देश के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी के बेटे, जिन्होंने इस चुनाव से कुछ दिन पहले कहा कि मेरे पिता उस पार्टी में है जिस पार्टी को देश ने रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि मैं अपने पिता का बहुत मान सम्मान करता हूं। मेरे साथ हर्षवर्धन जी मौजूद हैं, मेरे साथ राजेश जी आ चुके हैं, और हम सभी लोग बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं, समीर, मैं, क्योंकि हम सबको भी वोट डालने जाना है। लेकिन हर्षवर्धन जी, सबसे पहले एक बात बताइए, अब अनिल एंटनी की बात की जाए या जिस तरीके से ये चुनाव डाउन साउथ हो रहा है, उस पर आपका टेक, खासकर ये देखते हुए कि वो एक ऐसा एरिया है जो अनएक्सप्लोर्ड है बीजेपी के लिए? देखिए, मुझे लगता है निशान जी, अनिल एंटनी एक प्रतीक भर हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की उस इच्छा को जताता है कि किसी भी कीमत पर दक्षिण भारत में अपना खाता खोलना है, अपनी जड़ें जमानी है। और संयोगवश चुनाव के ठीक पहले हम और अनिल एक ही साथ अहमदाबाद में एक प्रोग्राम में थे, तो हमने कहा आप चुनाव लड़ेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि जो भी मोदी जी तय कर देंगे, चुनाव तो मोदी जी के नाम पर होना है। हमने कहा आपके परिवार में क्या स्थिति है? तो उन्होंने एक बात कही, अब इसको जाहिर है कि अलग अलग लोग डिनाई करेंगे, जैसे उनके पिता ने तो उन्हीं को खारिज कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पिता इसीलिए दिल्ली कम रहते हैं
कि अब कांग्रेस में उनकी भी बात नहीं सुनी जाती जी। यानी एके एंटनी जो सोनिया गांधी जी के सबसे नजदीक के सलाहकार माने जाते थे, सबसे ट्रस्टेड हैंड, बेदाग व्यक्ति, उसकी ये स्थिति है। तो आप इससे भी समझिए। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिस दक्षिण भारत में उसके लिए वोट कहां से मिलेगा, कौन करेगा, कितना करेगा, वो उस तरह से लड़ाई पतनमतिट्टा मुझे लगता है कि नजर रखनी चाहिए। उस तरह की सीट होगी जो आश्चर्यजनक परिणाम दे सकती है। बिल्कुल, राजेश जोशी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जोशी जी, लेकिन फर्स्ट फेज के वोटिंग के बाद सेकेंड फेज से पहले जिस तरह के बयानात नेताओं के सामने आए, जिस तरह से मां, मंगलसूत्र और मुसलमान जैसे मुद्दे लगातार सुर्खियों में रहे, उसका कितना असर आपको सेकेंड फेज में नजर आ रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये भरोसा है कि वो जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो जो हिंदू वोट बैंक उनका है वो उसको स्वीकार करेगा। उसको ये स्वीकार्य है कि वो मुसलमान का डायरेक्ट नाम ले या इनडायरेक्ट नाम ले। पहले संकेतों में बात करते थे, अब लेकिन इस तरह की स्थिति आ गई है कि सीधे कह रहे हैं मुसलमान घुसपैठिया और जो है सब फिफ्थ कॉलमिस्ट, ये प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। इसका देखिए असर जो है, असर इसका पड़ सकता है, क्योंकि जो एक ऊपर से नीचे तक जो चेन ऑफ कमांड है, जैसे बाबू बजरंगी टाइप के लोग या मुन्ना बजरंगी कौन यहाँ नूह में थे, उनको कहाँ से संकेत कहाँ से मिलते हैं? संकेत टॉप से मिलते हैं। तो वो जो फुट सोल्जर्स हैं वो जगह जगह जा करके इसी संदेश को आगे ले जाएंगे। तो मैं मुन्ना बजरंगी वगैरह तो नाम ले रहा हूं, लेकिन इसके अलावा संघ का पूरा काडर एक है जो इसी मैसेज को लेके जाएगा कि मुसलमानों को सब दे दिया जाएगा। तो हिंदुओं में एक फियर साइकोसिस इससे पैदा जरूर होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो फियर साइकोसिस उनकी बेरोजगारी, उनकी जो महंगाई है उसके ऊपर हावी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। दूसरी बात उसमें एक ये भी है कि जो उनको एक और चीज कन्विंस कर रही है कि हिंदुस्तान में हो सकता है हमें थोड़ी मुश्किल हो रही हो, महंगाई बढ़ रही हो, लेकिन भारत का जो इंटरनेशनली जो छवि बनी है वो मोदी जी ने इतनी बेहतर बना दी है, अब उसको इनसे कोई बात फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद। मैं अहार जी आपके पास आ रहा हूं। गाजियाबाद हम आपको लेकर चल रहे हैं। गाजियाबाद से अतुल गर्ग हैं, उनके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग फाइट है। डॉली शर्मा भी हैं, नंद किशोर पुंडीर भी हैं और वीके सिंह, उन्होंने खुद ही विड्रॉ कर लिया था। यहां गाजियाबाद से खुद एक एमएलए भी है और ये देखिए क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं और खास बात यह है कि अपने बूथ पर सबसे पहला वोट इन्होंने डाला है, यानी कि वोटर नंबर 1 ये अपने बूथ के हो गए हैं। आप अपने बूथ पर नंबर 1 रहे, लेकिन इस गाजियाबाद में नंबर 1 रहेंगे या नहीं रहेंगे उसके लिए कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि कॉम्पिटिशन टफ हो गया। कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, अंतर इतना ही समझो जितना पिछली बार लोक विधानसभा में 1,54,000 वोट बीजेपी को मिला था और कांग्रेस को 11,000। एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत हाई है क्योंकि सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर को यहां से रिप्लेस करके आपको दिया गया है, आप सिटिंग एमएलए रहे हैं, तो मार्जिन क्या समझते हैं? क्योंकि वीके सिंह हर बार ज्यादा मतों से जीते, यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा मतों। देखिए, जीत का अंतर क्या रहेगा मैं नहीं कह सकता हूं, पर इतना पता है वोट पर। तो अतुल गर्ग को आप सुन रहे थे, बीजेपी के कैंडिडेट हैं और इनके विरोध में कांग्रेस पार्टी की डॉली शर्मा यहां से उम्मीदवार हैं। हर्षवर्धन जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। मुझे लगता है राजेश जी ने जिन बातों का जिक्र किया और कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि भाई पोलराइजेशन की कोशिश की गई है सेकंड फेज से पहले, क्योंकि रुझान ऐसे आ गए फर्स्ट फेज में बीजेपी के लिए, क्या कहेंगे आप? समीर जी, देखिए ये तो एक जिसको कहें कि सबसे सामान्य विश्लेषण है और इसकी बात खूब हो रही है क्योंकि थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, चुनाव गर्म नहीं दिख रहा था। अलग अलग तरीके से राहुल गांधी अपने तरीके से गर्म कर रहे थे, नरेंद्र मोदी अपने तरीके से गर्म कर रहे थे, लेकिन कल एक आंकड़ा आया है और अभी राजेश जी ने कहा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो चाहूंगा कि आज दिन भर मतदान के समय ये चर्चा होनी चाहिए कि 2.4% ये रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और 5.4% ये अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और ये कितना था? 5 साल पहले 8% के आसपास और 6% के आसपास, यानी करीब करीब पिछले 5 सालों में बेरोजगारी की दर आधी रह गई है। तो क्या महंगाई और बेरोजगारी पर वोट पड़ेगा? क्या विपक्ष के नेता और विश्लेषक लोग सब इसकी बात करेंगे? मुझे लगता है करनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है, वोट इस पर पड़ता नहीं। मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, बल्कि उनका एक्स पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया है एक पोस्ट और उसमें उन्होंने लिखा है, देश प्यारे, मेरे प्यारे देशवासियों,
देश की तकदीर का फैसला करने जा रहे इस ऐतिहासिक चुनाव का दूसरा चरण है। आपका वोट तय करेगा कि अगली सरकार चंद अरबपतियों की होगी या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। इसीलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह आज घर से बाहर निकले और संविधान का सिपाही बनकर, आगे उन्होंने लिखा है, वोट डाले। ये सीधे में चलूंगा, समीर जी मेरे साथ है। समीर जी, राहुल गांधी की जो एक तरीके से लाइन है कैंपेनिंग की, इसमें बहुत ज्यादा 2019 का इन्फ्लुएंस आप नहीं देख रहे हैं, और ये क्या आज के मास को अपील करेगा? मैं फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बीच की जो कैंपेनिंग स्टाइल है उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी का 2019 का भी आप चुनाव प्रचार अगर देखोगे तो राहुल गांधी का चुनाव प्रचार की लाइन भी यही थी कि देश कुछ हाथों में चला जाएगा, कुछ अरबपति लोग देश को चलाएंगे। 2024 में भी राहुल गांधी वो 5 साल पहले की जो उनकी जो कैसेट थी वो 2024 में फिर बजा रहे, और पूरे 5 साल वो पूरे देश के अंदर यही कैसेट बजाते रहे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी फिर से आएंगे तो कुछ चुनिंदा उद्योगपति के हाथ में देश चला जाएगा। और प्रधानमंत्री 2 या 3 उद्योगपति लिए काम करते हैं, लेकिन देश की जनता ने बार बार बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलते हैं। और देश की जनता ने बार बार अपने मतदान से, ये चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव 2019 का रहा हो, प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताया है। और मुझे लग रहा है कि 2024 में भी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे तो देश की जनता फिर से उन पर विश्वास बताने के लिए जा रही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनने जा रही है नरेंद्र मोदी की। मुझे लगता है हर्षद शर्मा जी आपको बहुत ध्यान से सुन रहे थे। हर्षद शर्मा जी, मुझे पता था आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का विरोधाभास देखिए। अभी थोड़ी देर पहले आप निर्मला सीतारमण जी का बयान चला रहे थे, वो कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी की बात कर रही थी, और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कैसेट, एक ही कैसेट चलाते रहते हैं। भाई साहब, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिला पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब महंगाई का म बोलने को तैयार नहीं है, मणिपुर पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, चीन अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसकर बैठा उस पर एक शब्द बोलने को नहीं है। कंटिन्यूटी की बात निर्मला सीतारमण जी कर रही है, स्टेबिलिटी की। 2014 में आपको चीन को लाल आंख दिखाते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद आप वहां के राष्ट्रपति को झूला झुलाने लग गए। तो देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की बातों में विरोधाभास है। और जो भारतीय जनता पार्टी बार बार करती है ना कि कोई एक शब्द पकड़ती है और उस शब्द को पकड़ के अपना पूरा एजेंडा चलाने की कोशिश करती है। तो कर्नाटका का मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं। बजरंग दल को उन्होंने किस तरीके से बजरंग बली पर पूरा चुनाव बना दिया था, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, हमारे पास थोड़ा सा समय कम है, हमारे पास थोड़ा सा समय कम है। बहुत क्विक टेक, ओनली 10 सेकंड्स ईच। मैं सभी मेहमानों से हासिल लेना चाहूंगा। राजेश जी, स्टार्टिंग विद यू। इस फेज में, ब्रेक के बाद, ब्रेक पर जाने से पहले, इस फेज में स्टेक्स किसके ज्यादा हाई हैं? राजेश जी। देखिए, जाहिर सी बात है, केरला की 20 सीटें हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन शायद वहाँ उसको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। ठीक है। नॉर्थ इंडिया में, असम में, जाहिर सी बात है वो थोड़ा शार्प करेगी। हर्षी, बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी उन 55 सीटों पर कंसोलिडेट कर पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पर निशान जी, मुझे लगता है कि केरल अगर कहें विपक्ष के लिहाज से, विशेषकर कांग्रेस के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो उत्तर भारत की सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर सीटें जीती थी, जैसे उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो 8 से 7 सीटें भाजपा के पास थी। स्टेक्स दोनों के बहुत हाई हैं। और क्या ये जो पहले और दूसरे चरण के बीच में बयानबाजी हुई है, माहौल जिस तरह से बदला है, उसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा क्या? ये भी बिल्कुल। और गौतम दा, ये पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम मुद्दे का कुछ असर होगा क्या? गौतम दा, पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पे तो ये कोशिश है और करने का कोशिश, आप सुबह ही सुकांत मजुमदार का बयान सुना है, उन्होंने कोशिश कर रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बाकी उत्तर भारत में जिस तरह से ध्रुवीकरण होता है, बंगाल में ऐसे ध्रुवीकरण का छवि आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे ज़्यादा दर पे मुद्दे के ऊपर चर्चा ज़्यादा होता है। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहा है, इस बार तो उसको 18 सीट बचाना सबसे बड़ा चुनौती है, तो इसलिए शायद करने का कोशिश भी कर। जिस तरह से 2019 में भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो कामयाबी मिला था, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी नाम के ही मिला था, वो उतना ध्रुवीकरण से नहीं मिला। थोड़ा सा कम है। समीर जी, सेकंड फेज में किसका पल्ला भारी? देखिए, मुझे लगता है सेकंड में निश्चित रूप से एनडीए का पल्ला भारी रहने वाला है। और जहां केरल 20 सीटें पड़ने का चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार सुखद समाचार 4 जून को आने वाला है। सर, हमारे जितने भी यहां पर दर्शक हैं, मैं सबसे आपको बोल रहा हूं,
प्लीज प्लीज आज का जो इम्तिहान है इसमें सिर्फ 70% मार्किंग पासिंग मार्क्स है। 70% 2019 में वोटिंग हुई थी, इसके तो ऊपर ही लाना है आप सबको। ये इम्तिहान हमारा है, वोट हमें करना है।